प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अज्ञेय की कविता कलगी बाजरे की का अध्ययन करेंगे। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अज्ञेय प्रयोगवादी युग के कवि हैं। उन्होंने प्रयोगवाद का श्री गणेश किया और तार सप्तक तथा द्वितीय और तृतीय तार सप्तकों की योजना और प्रकाशन का श्रेय भी अज्ञेय जी को ही जाता है। प्रयोगवाद का घोषणा पत्र भी आपने ही तैयार किया। छायावादोत्तर कविता को प्रयोगवाद की ओर ले जाने का कार्य अज्ञेय जैसा प्रतिभाशाली कवि ही कर सकता था। अज्ञेय की कविता में प्रयोग है, ओज और शक्ति है एवं इनकी बहुत सारी कविताएं जो नए कविता युग का नेतृत्व करती है। इंद्रधनुष के रोंदे हुए हिये, अरि ओ करुणा प्रभा में तथा आंगन के पार द्वार इनके नवीन काव्य संग्रह हैं। इनकी कविताओं में प्रणय और प्रकृति चित्रण की कविता भी मिलती है। बिंब विधान के द्वारा अनुभूतियों को प्रकट करने की इनमें अद्भुत क्षमता रही है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चौथा सप्तक आपका नूतन संपादन था। इनकी कविता कलगी बाजरे की प्रयोगवाद आधुनिक हिंदी कविता में नए शिल्प कविता एवं बिंब के प्रयोग के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस युग की कविताएं व्यक्तिवादी है, जिनमें हृदय में उठने वाले समस्त भावों को नए प्रयोगों के स्तर पर स्थान दिया गया है। कलगी बाजरे की कविता उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। कविता की परंपरा से अलग हटकर अज्ञेय ने कविता के नए प्रतीक, नए उपमान चुने हैं। पूर्ववर्ती कविता सौंदर्य और प्रेम में बनावटीपन के लिए उपमाओं का जाल बिछाती थी। यह और इस युग की कविता यथार्थ की धरातल पर सामाजिक जीवन में पलने वाले सत्य का उद्घाटन करती है। बाजरे के खेत में सौंदर्य से आपूरित बाजरे की कलगी का कवि ने नवीन प्रयोग किया है और कवि कहते हैं, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। यानी कवि कहते हैं कि मैं है वो नायिका को उसको सौंदर्य का उपमान देने के लिए मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, हरी बिछली घास, हरी फैली हुई घास कहता हूँ, हरी घास कहता हूँ और डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, साथ ही जो छरहरी पतली जो बाजरे की डाली है और उसका अग्रिम हिस्सा कलगी, उसके बाल जो डोल रहे हैं, ये उपमा देता हूँ। अगर मैं तुमको क्या नहीं कहता, ललाती सांझ लालायमान साय के नभ की अकेली तारिका नहीं कहता। अर्थात वह अपनी प्रेमिका के लिए कोई तारिका का सौंदर्य उपमान नहीं देते हैं, बल्कि उसकी तुलना है वह बाजरी के कलगी से करते हैं। या शरद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो, और या शरद की सुबह में, सुबह का निहार यानी धुंधल के में न्याही कुई यानी ओस से न्याही हुई, टटकी कली चंपे की यानी अविकसित जो पुष्प है चंपे का, ये भी नहीं कहता। इसका कारण ये नहीं है कि नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, कि मेरे हृदय में गहराई नहीं है या मेरा हृदय है वह सूना हो गया है, या कि मेरा प्यार मेला है, यानी कि न तो मेरे प्रेम में कोई मलिनता है, वासना से युक्त नहीं है मेरा प्रेम, शिष्ट है, लेकिन बल्कि केवल यही ये उपमान मेले हो गए हैं।
जो नभ की तारिका, भोर में ओस छिटकी हुई चंपे की कली, ये सारे उपमान अब है वो मलिन हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। शब्दों के देवता भी इन पुरातन प्रतीकों को से कूच कर गए हैं, यानी दूर हो गए हैं, पलायन कर गए हैं। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मुलम्मा यानी सोने जैसे रंग का पीला चमकीला पदार्थ होता है जो कि धातुओं पर लगाया जाता है, जिसको कली भी कहते हैं। बर्तनों की कली करना, कि कभी वासन यानी जब हम बर्तनों को अधिक घिसते हैं तो उन पर लगी हुई चढ़ी हुई कड़ी होती है, मुलम्मा होता है, वो छूट जाता है। वैसे ही शब्द भी पुराने होते हैं तो ये उपमान भी छूट जाता है। प्रयोगवादी कविता का पहला नारा यही था। शिल्प और कत्य दोनों के स्तर पर कवि ने विद्रोह किया और कविता के नए धरातल की खोज की। कविता में प्रयुक्त होने वाले संपूर्ण उपमान भौतिक आवश्यकताओं के कारण अब अपना मूल्य खो चुके हैं। प्रतीकों का आकर्षण समाप्त हो गया है। इन पुराने काव्य आधारों का रूप अब उस रंग छुटे बर्तन के समान रह गया है जिसकी घिसने के कारण चमक है वो समाप्त हो गई है। अतः आज की कविता को नए सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता है जो युग अनुरूप हो और यथार्थ हो। और कवि कहते हैं, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? कवि कहता है कि अगर मैं तुम्हें इनकी उपमा दूं तो तुम पहचान नहीं पाओगी। तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो, इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ बिछली घास हो तुम, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि हरी घास हो तुम, तो तुम्हारे रूप के सौंदर्य के तुम्हारे निकट नहीं है क्या ये उपमान? इसमें तुम्हें जादू नहीं लगता? निजी किसी सहज गहरे बोध से, कि मेरे अपने निजी और गहरे बोध में मैं किस प्यार के साथ तुम्हें जब मैं कहूँ कि तुम बिछली हरी घास हो, लहलाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, और अगर ये मैं कहूँ कि तुम लहराती हुई हवा में बाजरे की बाल या अग्रिम भाग हो। आज हम शहरातियों को यानी शहर में रहने वालों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, लेकिन देहाती जीवन से दूर रहने वाले शहरी कवि को समय की आवश्यकता ने नैसर्गिक बोध कराने के लिए पुनः ग्रामीण सौंदर्य ने झकझोरा और संकेत दिया कि बगीचे में अनेक हाथों से संवारी हुई जूही, जो आज तक आकर्षण का केंद्र थी, पालतू मालंच पर, जिसको अनेक लोगों ने संभाल कर सेवा शुश्रूषा करके जूही की कली को सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, इस सृष्टि के विस्तार का, इसके ऐश्वर्य का और इसके सौंदर्य का, इसकी उदारता का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक है, बिछली घास है। और इन सब का सच्चा और प्यारा और उदाहरण प्रतीक है वो कौन है? ये हरी घास है। या शरद सांझ के सूने गगन की पीठी का पर डोलती कलगी अकेली, और या तुम्हारे सौंदर्य पर सटीक बैठती कौन है? आज खेतों में शरद ऋतु के सौंदर्य में भरे सांध्य काल में आकाश में हिलती हुई बाजरे की कलगी कहीं अधिक सुंदर है बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, और मैं जब जब देखता हूँ, ये खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ। अतः ओज की कविता का प्रतीक उपवन में उगने वाली जूही नहीं होकर घास के बीच में रहने वाली बाजरे की कलगी ही होती है। और जब जब मैं इस खुले वीरान घास के बीच में इस सृष्टि में बाजरे को देखता हूँ, मैं एकांत होता हूँ, तो मैं इस उपमान की तुलना तुम्हारे सौंदर्य से करता हूँ।